नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, पीजीटी, टीजीटी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साथियों हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास, जो हमारी पुस्तक मनोज कुमार मिश्रा जी की है। तो साथियों, आज हम उसका 17वां भाग लेकर आप सबके साथ उपस्थित हैं। और साथियों, आज के भाग में हम रीतिकाल शुरू करेंगे और रीतिकाल से है हमारा पहला भाग है। तो चलिएगा, वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं आज का हमारा पहला बिंदु क्या है। देखिए, रीतिकाल आपका 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी। देखिए, रीति शब्द की व्युत्पत्ति। रीति शब्द संस्कृत की रिंग धातु में कित प्रत्यय के जुड़ने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, कहें तो मार्ग, अर्थात ऐसा काव्य जिसमें काव्य के लिखने का मार्ग तरीका बतलाया जाता है, उसे रीति काव्य कहते हैं। काव्य के लिखने का मार्ग या तरीका जिससे बतलाया जाता है उसे हम रीति काव्य कहते हैं। सामान्यतः संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुकरण करके रस, अलंकार, छंद, गुण, रीति, नायिका भेद आदि का विवेचन करने के लिए जो साहित्य हिंदी में रचा गया उसे रीति काव्य कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार विशिष्ट रचना पद्धति एवं विशिष्ट नियमों की दृष्टि में रखकर जो काव्य रचना हिंदी में की गई उसे रीति काव्य कहा जाता है। अधिकतर इतिहासकारों के अनुसार रीति काव्य का काव्य आम जनता का काव्य नहीं माना जाकर दरबारी संस्कृति का काव्य माना जाता है। अब देखते हैं अगला बिंदु। अगला बिंदु है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को ही रीतिकाल के नाम से संबोधित किया। रीतिकाल का नामकरण आदिकाल की तरह इस काल को भी अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग नामों से पुकारा गया था। मिश्रबंधु अलंकृत काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काल, राम शंकर शुक्ल रसाल कलाकाल कहा गया, और डॉक्टर भगीरथ मिश्र के द्वारा इसे रीति श्रृंगार काल कहा गया। जॉर्ज अब्राहम गिर्शन ने इसको द ओर्स पोएटिका कहा। एडविन ग्रीव्स ने इसको एलाबोराइड्स पीरियड कहा। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुरश्रेष्ठ ने इसको साहित्य शास्त्रीय काल कहा, और रामकुमार वर्मा ने कला काल कहा। अब हम बात करेंगे साथियों इसको रीतिकाल के उदय के कारण क्या रहे। चलिए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपने आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीतिकालीन काव्य का उदय हुआ। आश्रयदाताओं की रुचि के कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, इनके अनुसार संस्कृत साहित्य में अनेक प्रकार के लक्षण ग्रंथ लिखे गए थे, अतः उनके प्रेरित होकर हिंदी साहित्य में भी रीति काव्य लिखा जाने लगा। संस्कृत साहित्य से प्रेरणा व प्रभाव के कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, और आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीति काव्य लिखे गए, ये आचार्य शुक्ल कहते हैं। अब डॉक्टर नगेंद्र जी क्या कहते हैं, दरबारी संस्कृति का प्रभाव होने के कारण उस समय के कवि हताश एवं निराश हो गए थे, अतः अपनी निराशा को दूर करने के लिए रीति काव्य लिखा गया। तो जीवन की बाह्य व्यक्ति से निराशा के कारण उन्होंने रीति काव्य लिखा, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र का मानना है। अगली हम बात करेंगे रीतिकाल के पतन के कारण। रीतिकाल लगभग 200 वर्षों के अल्प समय में ही पतन को प्राप्त हो गया, जिसके मुख्यतः निम्न 3 कारण माने जाते हैं। पहला आपका काव्य में लोकमंगल की भावना का अभाव, चमत्कार, अतिशयता, पांडित्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग, और तीसरा है अत्यधिक रसिकता या श्रृंगारिकता। चलिए हम बात करते हैं अगले पर। अगला है रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। इस साहित्य के अंतर्गत मुख्यतः 2 प्रकार की प्रवृत्तियाँ मानी जाती हैं। पहला है रीति निरूपण प्रवृत्ति, काव्य के विविध अंगों के लक्षणों को प्रकट करना। श्रृंगारिकता प्रवृत्ति, लक्षणों के उदाहरणों एवं श्रृंगार रस का अधिक प्रयोग। देखिए, पहला आपका नोट इसमें दिया है कि रीति निरूपण प्रवृत्ति को ही पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। देखें, पहला है सर्वांग विवेचन, दूसरा विशिष्टांग विवेचन। सर्वांग विवेचन में क्या है, देखिए सर्वांग विवेचन में इसके अंतर्गत रस, छंद, रीति, गुण, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति, नायिका भेद आदि सभी प्रकार के अंगों का विवेचन होता है, ये सर्वांग विवेचन है। और विशिष्टांग में जैसे रस, छंद, अलंकार
इन तीनों में किसी एक अथवा तीनों का विवेचन किया जाता है। रस छंद अलंकार में तीनों का या एक का करें तो विशिष्टांग है, और इनमें से करा जाए तो आपका सर्वांग है। सभी का अगर आपका विवेचन करते हैं तो सर्वांग में। विशेष तथ्य क्या है? रीतकाल में लक्षण ग्रंथों एवं श्रृंगार परक रचनाओं के अलावा भी भक्ति, नीति एवं वीर गाथाओं से युक्त रचनाओं का लेखन कार्य भी हुआ था, जिसे रीतकाल की गौण प्रवृत्ति के नाम से पुकारा जाता है। अब हम बात करेंगे रीतकाल की काव्य श्रेणियाँ। देखते हैं रीतकाल की काव्य श्रेणियाँ। रीतकाल काव्य की श्रेणियाँ हैं। पहला है केवल लक्षण काव्य शास्त्रीय परिभाषा, केवल उदाहरण काव्य रूप। लक्षण व उदाहरण दोनों काव्य शास्त्र। रीतकालीन काव्य प्रमुख विशेषताएं हैं लक्षण ग्रंथों की रचना, कवि व आचार बनने की प्रवृत्ति, श्रृंगारिकता, नायिका भेद निरूपण, भक्ति व वैराग्य भावना, कला पक्ष की प्रधानता, वीर रस की कविता कतिपय कवियों द्वारा। अब बात करेंगे रीतकालीन काव्य की शिल्पगत विशेषताएं। सतसई परंपरा का पुनरुद्धार, श्रुति मधुर एवं कोमल कांत पदावली से युक्त ब्रजभाषा का प्रयोग, रसानुकूल छंदों का प्रयोग परंतु दोहा छंद की प्रधानता। नोट क्या है इसमें? दोहा के अलावा अन्य छंद। श्रृंगार रस, वीर रस। श्रृंगार रस आपका सवैया छंद है, वीर रस आपका कवित्व छंद है। रीतकाल के प्रमुख संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक। संस्कृत के लक्षण ग्रंथों की रचना के आधार पर रीतकाल के मुख्य निम्न 5 संप्रदाय माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? रस संप्रदाय आचार्य भरत मुनि का है। अलंकार संप्रदाय आचार्य भामा। रीति संप्रदाय आचार्य बामन। ध्वनि संप्रदाय आचार्य आनंदवर्धन। वक्रोक्ति संप्रदाय आचार्य कुंतक। और नवीनतम छठा संप्रदाय आपका हिंदी लक्षण ग्रंथों के आधार पर औचित्य संप्रदाय है और आचार्य क्षेमेंद्र का है। अब बात करते हैं हम रीतकालीन कवियों का वर्गीकरण। पहले डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा रीतकालीन कवियों को निम्न 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त कवि। देखिए रीतबद्ध के बारे में हम जानते हैं। अब रीतबद्ध कवि रीतकाल के जिन कवियों के द्वारा संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के आधार पर रीत के बंधन में बांधकर लक्षण ग्रंथों की रचना की गई, उन्हें रीतबद्ध कवि कहा गया। इस श्रेणी में मुख्यतः निम्न कवि शामिल किए गए। देखते हैं कौन कौन से हैं। केशवदास, चिंतामणि, मतिराम, देव या देवदत्त, सूरत मिश्र, मंडन मिश्र, विकारीदास, सोमनाथ, कुमारमणि, भूषण, ग्वाल कवि, रसिक गोविंद, रसलीन, तोष कवि और आपके पद्माकर। इसके अलावा इतने ही आपके कवि हैं पद्माकर सहित। ठीक है, कुल मिला के ये आपके 18 कवि हो गए। अब हम बात करेंगे नोट क्या है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने रीतबद्ध कवियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया: रीत चेतस कवि, काव्य चेतस कवि। रीत चेतस कवि कौन थे? केवल लक्षण लिखने वाले कवि, और काव्य चेतस लक्षण व उदाहरण दोनों लिखने वाले कवि। अब बात करेंगे रीतबद्ध के बाद रीत सिद्ध कवि। रीतकाल के वे कवि जिनके द्वारा लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे गए परंतु उनमें उल्लेखित नियमों का पालन करते हुए काव्य रचना की, उन्हें रीत सिद्ध कवि कहा जाता है। इस श्रेणी में मुख्यतः निम्न कवि शामिल हैं। इसमें रीत सिद्ध कवियों में बिहारी, रसनिधि, सेनापति, नेवाज, पजनेश, हठीजी, बेनी, कृष्ण कवि, राम साहेदास, वृंद कवि, निपशंभु, विक्रमादित्य। अब देखिए नोट क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत सिद्ध कवियों को स्वच्छंदतावाद का पूर्वाभास नाम से संबोधित किया है। चलिए देखते हैं रीत मुक्त कवियों को। अब रीत मुक्त कवि के बारे में पढ़ेंगे। रीत मुक्त कवि रीतकाल के वे कवि जिन्होंने ना तो लक्षण ग्रंथ लिखे एवं ना ही लक्षण ग्रंथों की परंपरा का पालन किया, अपितु अपनी स्वतंत्र मनोवृत्ति के आधार पर काव्य रचना की, उन्हें रीत मुक्त कवि कहा जाता है। इस श्रेणी मुख्यतः निम्न कवि आते हैं: घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। ये 5 आते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने रीतमुक्त कवियों को भी 2 श्रेणियों में विभाजित किया है: क्लासिकल कवि, शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर लेखन कार्य करने वाले कवि; स्वच्छंद कवि, स्वतंत्र मनोवृत्तियों के आधार पर लेखन कार्य करने वाले कवि। हिंदी के रीतकालीन आचार्यों की मुख्य श्रेणियाँ। हिंदी के लक्षण ग्रंथ आचार्यों को मुख्यतः निम्न 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है:
देखिए कौन कौन सी श्रेणियां हैं इनकी तीन। पहली है उद्भावक आचार्य, रीतकाल के ऐसे आचार्य जिन्होंने अपना कोई मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित किया वे उद्भावक आचार्य माने जाते हैं, यथा जैसे देव। व्याख्याता आचार्य, रीतकाल के ऐसे आचार्य जिन्होंने अपना कोई मौलिक सिद्धांत तो प्रतिपादित नहीं किया परंतु पूर्व स्थापित सिद्धांतों की व्याख्या की, वे व्याख्याता आचार्य माने जाते हैं, जैसे केशवदास, चिंतामणि आदि। अब बात करेंगे कवि शिक्षक आचार्य। इस श्रेणी में उन कवियों को शामिल किया जाता है जिन्होंने केवल सरस रूप में काव्य लेखन किया, जैसे बिहारी लेखन कार्य किया है। अब नोट है, डॉक्टर नगीन ने हिंदी के समस्त आचार्य कवियों को कवि शिक्षक आचार्य की श्रेणी में ही रखा है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या हैं? साहित्य में रीत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य बामन। हिंदी साहित्य में रीत काल के प्रवर्तक हैं चिंतामणि त्रिपाठी। हिंदी साहित्य में रीत ग्रंथों की परंपरा के प्रवर्तक हैं केशवदास। हिंदी साहित्य में रीत काव्य की सर्वप्रथम रचना हित तरंगिणी। यह रचना 1541 में कवि कृपाराम द्वारा लिखी गई थी। इसमें कुल 400 छंद हैं। इसका विभाजन 5 तरंगों में किया है और यह ग्रंथ मूलतः नायका भेद के विवेचन के उद्देश्य से लिखा गया है। रीतकालीन साहित्य को ललित कलाओं का स्वर्ण काल कहा जाता है। रीतकाल में ब्रज भाषा काव्य लेखन की प्रमुख भाषा थी। मार्कंडेय वाजपेयी ने रीतकाल को गुंडेपन और सौहदेपन की हरकत कहकर पुकारा है। अब देखते हैं रीतकाल का प्रधान रस। आपका श्रृंगार रस है। रीतकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी जी हैं। रीतकालीन श्रृंगार काव्य परंपरा का मुख्य आधार स्रोत भक्तिकालीन कृष्ण काव्य माना जाता है। हिंदी के अलंकारों का विवेचन मुख्यतः संस्कृत के निम्न 2 लक्षण ग्रंथों के आधार पर किया गया: चंद्रलोक पीयूषवर्ष जयदेव, कुवलयानंद अप्पय दीक्षित। कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर को भक्तिकाल एवं रीतिकाल का समन्वयक कहा जाता है। आचार्य भरतमुनि के द्वारा स्वरचित नाट्यशास्त्र रचना में निम्न 4 अलंकारों का विवेचन किया गया: उपमा, रूपक, यमक और दीपक। ठाकुर शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी साहित्य में रीतिकाव्य की सर्वप्रथम रचना 713 ईस्वी में पुष्प कवि द्वारा रचित अलंकार रत्नाकर रचना मानी जाती है, परंतु यह रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। हिंदी रीतिकाव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने रीतकालीन कवियों को कविता का सौदागर कहकर पुकारा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने रीतकालीन कवियों को कविता का सौदागर कहा। शुक्ल ने लिखा है कि वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं 2 रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार रस की ही रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। अब हम बात करेंगे रीतकालीन प्रमुख कवियों की। तो सबसे पहले बात होगी केशवदास। जन्मकाल 1555 ईस्वी 1612 विक्रमी संवत। मृत्युकाल 1617 ईस्वी 1674 विक्रमी संवत। प्रमुख रचनाएं रसिक प्रिया 1591 ईस्वी की है। यह केशवदास द्वारा रचित सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। कौन सी? रसिक प्रिया। इसका विभाजन 16 प्रकाशों में किया गया है। इसमें रस एवं नायका भेद का वर्णन प्राप्त है। इस रचना पर संस्कृत के आचार्य रुद्रभट्ट द्वारा रचित श्रृंगार तिलक रचना का प्रभाव परिलक्षित होता है। अब बात है अगली रचना इनकी है कवि प्रिया। रसिक प्रिया दूसरी है। कवि प्रिया 1601 ईस्वी की है। नोट है कि यह हिंदी की प्रथम काव्यशास्त्रीय रचना मानी जाती है। इसका विभाजन 16 प्रभावों में किया गया है और इसमें अलंकार की सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत और भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्त। तो यह केशवदास की रचना है। इसमें अलंकारों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। यहाँ भूषण शब्द से लोग भूषण समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, गलत है। ये केशवदास की है। इसमें अलंकारों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है: सामान्य अलंकार, विशिष्ट अलंकार। इसमें अलंकार लक्षण संस्कृत आचार्य दंडी द्वारा विरचित काव्यादर्श एवं केशव मिश्र द्वारा रचित अलंकार शेखर पर आधारित है। इसके अलंकार लक्षण संस्कृत के आचार्य दंडी द्वारा विरचित काव्यादर्श पर एवं केशव मिश्र द्वारा रचित अलंकार शेखर पर आधारित है। इस ग्रंथ की रचना इनके आश्रयदाता इंद्रजीत सिंह की प्रेमिका प्रवीणा राय गणिका वेश्या
को शिक्षा देने के लिए की गई थी। रामचंद्रिका 1601 ईस्वी की है। यह एक प्रबंधात्मक श्रेणी के अंतर्गत महाकाव्यात्मक रचना है। इस रचना को 39 प्रकाशों में विभाजित किया गया है। पुनः इसको निम्नानुसार 2 भागों में विभाजित किया गया। पूर्वार्ध भाग 20 प्रकाशों का है, उत्तरार्ध भाग 19 प्रकाश का है। कुछ समीक्षकों के अनुसार इन्होंने यह रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में रची थी। इस रचना में विविध छंदों का प्रयोग होने के कारण डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी तत्पश्चात डॉक्टर पीताम्बर दत्त वणथवाल ने इस रचना को छंदों का अजायबघर कहा है। इसी आधार पर केशवदास अलंकारवादी कवि माने जाते हैं। वीर सिंह देवचरित 1607 ईस्वी, जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी। ये दोनों रचनाएं प्रबंधात्मक श्रेणी की रचनाएं हैं। ये दोनों इनके आश्रयदाताओं के प्रशस्त विषयक ग्रंथ हैं। अगली इनकी रचना है विज्ञान गीता 1610 ईस्वी की। यह रचना संस्कृत साहित्य में कृष्ण कवि द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक पर आधारित है। इसमें प्रतीक शैली में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है। रत्न बावनी 1607 ईस्वी। यह इनका वीर गाथात्मक काव्य माना जाता है। इसमें राजा वीर सिंह व रतन सिंह की वीरता का वर्णन है। नक्षिक, इस रचना में परंपरागत उपमाओं की सहायता से राधा के विविध अंगों का वर्णन किया गया है। नक्षिक में बात आती है अब छंदमाला। अग्नि रचना है इनकी छंदमाला। यह रचना 2 भागों में विभक्त है। इसके प्रथम भाग में 17 वर्णिक छंदों का एवं द्वितीय भाग में 26 मात्रिक छंदों का विवेचन किया गया है। विशेष तथ्यात्मक जानकारी। केशवदास ओरछा नरेश महाराजा इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। इंद्रजीत सिंह इन्हें अपने गुरु के रूप में सम्मान देते थे। ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य माने जाते हैं। ये हिंदी के प्रथम अलंकारवादी कवि माने गए। इन्होंने अलंकार की परिभाषा इस प्रकार दी: यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत और भूषण बिनु न विराजिए कविता वनिता मित। इन्होंने अपनी रचनाओं में कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग किया। अतः रामचंद्र शुक्ल ने इनको कठिन काव्य का प्रेत कहकर पुकारा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार ये रीत काल के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। रसों का विवेचन करते हुए इनके द्वारा विवाद एवं आधि नामक 2 नए संचारी भाव प्रतिपादित किए गए। निम्नलिखित 5 रचनाएं इनके द्वारा रचित प्रबंधात्मक श्रेणी की रचनाएं मानी जाती हैं: रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जस चंद्रिका। ये सभी प्रबंधात्मक श्रेणी की रचनाएं हैं। ये राजा मधुकर शाह से सम्मानित पंडित काशीनाथ मिश्र के पुत्र थे। ये सनाड ब्राह्मण थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनको संस्कृत का क्लासिक पंडित कहकर पुकारा है। इनको हिंदी साहित्य में सूरदास व तुलसीदास के बाद तीसरा प्रमुख स्थान दिया गया है। सूर तुलसी सस्य उड़गन केशवदास। इनका उपनाम वेदांती मिश्र था। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। केशवदास संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। उनके कुल में संस्कृत का भी प्रभाव था। नौकर चाकर भी संस्कृत बोलते थे। उनके कुल में भी संस्कृत भाषा छोड़ हिंदी भाषा में कविता करना उन्हें अपमानजनक सा लगा। इन्होंने स्वयं लिखा: भाषा बोली ना जानहि जिनके कुल के दास, तिन भाषा कविता करी जड़मत केशवदास। केशवदास बड़े भावुक और रसिक व्यक्ति थे। एक बार वृद्धावस्था में वे किसी कुएं पर बैठे थे। वहां पानी भरने के लिए आई हुई स्त्रियों ने उन्हें बाबा कहकर संबोधित किया। तब उन्होंने निम्न दोहा कहा: केशव केसन अस्करी बैरिहु जस न कराएं, चंद्र बदन मृग लोचनी बाबा कही कही जाएं। कितना सुंदर, देखिए रसिक लोगों जैसा ये यहाँ दोहा है। अब हम बात करेंगे बिहारी। जन्मकाल 1595 ईस्वी, 1652 विक्रम संवत। मृत्युकाल 1663 ईस्वी, 1620 विक्रम संवत। जन्म स्थान आपका ग्वालियर। देखिए तथ्य क्या हैं। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुद्देल बाल, तरुणाई आई सुखद मथुरा बसी ससुराल। बिहारी प्रमुख रचनाएं इनके देखिए, एकमात्र है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी। रचना काल इसका 1662 ईस्वी है। कुल छंद 713। प्रधान भाषा ब्रज। काव्य स्वरूप मुक्तक काव्य। प्रधान रस श्रृंगार रस है। संयोग श्रृंगार की प्रधानता। कवि के संदर्भ में विशेष तथ्यात्मक जानकारी। पिता का नाम केशव राय।
ये निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहर दास के शिष्य थे। आश्रयदाता जयपुर के कक्षवाह वंश के शासक मिर्जा राजा जयसिंह। बिहारी रीतकाल का प्रतिनिधि कवि, बिहारी को रीतकाल का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। बिहारी द्वारा 1645 ईस्वी में जयपुर आगमन पर रचित निम्न दोहे प्रसन्न होकर राजा जयसिंह ने इनको काली पहाड़ी नामक गांव पुरस्कार में दिया था एवं आगे प्रत्येक छंद की रचना पर एक मोहर पुरस्कार में देने का संकल्प किया था। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल और अली कली ही सो बंधयो आगे कौन हवाल। इनके दत्तक पुत्र कृष्ण कवि द्वारा बिहारी सतसई की सर्वप्रथम टीका लिखी हुई थी। कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद बनाया था। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने बिहारी सतसई की प्रशंसा करते हुए कहा कि संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती। बिहारी सतसई की भूमिका रचना में डॉक्टर पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहकर पुकारा है। हिंदी साहित्य जगत में देव बड़े या बिहारी नामक एक विवाद ही चला था। इसके वास्तविक जन्मदाता मिश्रबंधु माने जाते हैं। इस विवाद में निम्नलिखित 4 विद्वानों ने भाग लिया था। मिश्रबंधु हिंदी नवरत्न देव को बड़ा माना, डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश बिहारी सतसई की भूमिका से बिहारी को बड़ा माना और कृष्ण बिहारी मिश्र देव और बिहारी देव को बड़ा माना। लाला भगवान दीन बिहारी और देव में बिहारी को बड़ा माना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, देखिए रचना याद रखना है, कृष्ण बिहारी मिश्र की है देव और बिहारी और लाला भगवान दीन की है बिहारी और देव। ठीक है, जो बड़ा मानते हैं उनको उन्होंने पहले रखा है। सतसई को रसिकों के हृदय का घर नाम से संबोधित किया। बिहारी सतसई को रसिकों का हृदय घर। सूरदास एवं बिहारी दोनों ने ही नायिका के रूप में राधा का वर्णन किया है, परंतु सूरदास की राधा मूक व बिहारी की राधा बाचाल मानी जाती हैं। बिहारी सतसई में श्रृंगार रस का अधिक प्रयोग हुआ है, परंतु भक्ति एवं नीति से संबंधित पद भी इस रचना में जोड़े गए हैं। भक्ति मेरी वह बाधा हरो राधा नागर सोए और जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। इस बिहारी सतसई का प्रथम छंद है जो मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नीति क्या है? नर की अरु नल नीर की गत एकै करी जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। बिहारी सतसई की फारसी टीका फिरंगी सतसई, आनंदी लाल शर्मा जोशी। अब देखिए, सतसई परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ हाल कवि द्वारा रचित गाहा सप्तशती है। बिहारी सतसई का प्रत्येक दोहा किसी न किसी गंभीर अर्थ को अवश्य प्रकट करता है। यह रचना गागर में सागर भर देती है, अर्थात थोड़े में ही बहुत अधिक प्रकट कर देती है। किसी कवि ने इसकी प्रशंसा में लिखा है, सतसैया रे दोहरे ज्यों नाविक के तीर और देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। बिहारी एकमात्र कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा भाव प्रकट किए हैं। रीतकाल में मुख्यतः 3 संप्रदाय प्रचलित थे, अलंकार, रस और ध्वनि। इनमें से बिहारी ध्वनि संप्रदाय के कवि माने जाते हैं। राधाचरण गोस्वामी बिहारी को ऐसा पीयूषवर्ती घनश्याम कहा है जिसके उदय होते ही सूर और तुलसी आच्छादित हो जाते हैं। लाला भगवान दीन ने सूर, तुलसी और केशव के बाद इनको हिंदी साहित्य का चौथा रत्न कहा है। बिहारी का प्रेम संबंधी दृष्टिकोण यथार्थवादी माना जाता है। सतसई की प्रशंसा में स्वयं बिहारी ने लिखा है, करी कमाई सतसई भरी अनेक स्वाद। अब हम बात करेंगे भूषण कवि की, और भूषण कवि की साथियों हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथियों, हम रीतकाल का पहला वीडियो देख रहे हैं और इससे पहले हम आपका आदिकाल भक्तिकाल को पढ़ चुके हैं, तो आप लोग वो भी वीडियो देख सकते हैं। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।